Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 72 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इंग आता है अपने हेड के पास और बोलता है कि ये लीजिए मेरा गन और सारे डॉक्यूमेंट्स, अब मैं यहाँ पर नहीं रहने वाला हूँ, अब मेरा यहाँ पर दिल नहीं लगता है। मैं ये एसोसिएशन ज्वाइन किया था सिर्फ जीन के वजह से और अब मेरा कोई रीजन नहीं है यहाँ पर रहने का, क्योंकि जीन वापस से जुओ के पास चली गई थी, इसलिए वो ऐसा बोलता है। उसके बाद वो बोलता है मैं आपसे परमिशन लेने आया हूँ कि मैं यहाँ से जा सकूँ। उसका जो हेड रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाने के बाद क्या करोगे, कहाँ जाओगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जियांग आते हैं और बोलते हैं कि मैंने किसी को भी अलाउ नहीं किया मेरे चेयर पर बैठने के लिए। तभी खड़ा होता है, मिस्टर जियांग देखते हैं कि इंग है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलता है इंग कि आपका ये फालतू चेयर में मुझे बैठना भी नहीं है। तो जियांग बोलता है कि फाइनली तुम वापस आ गए। तो इंग बोलता है हाँ ये मेरा घर है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कुछ दिन से मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक कंप्लीट फैमिली के साथ रहूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं। उसके बाद जियांग खुश हो जाता है और इंग उसको हक करता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जियांग और इंग बैठकर बात कर रहे होते तो मिंजू आती है। तभी वहां पर उस घर की जो लेडी लोग रहती है वो बोलती है कि मिस्टर जियांग आपके लिए कॉल आया है। तो जियांग बोलता है कि इंग और मिंजू तुम लोग बैठकर बात करो, मैं आता हूँ। उसके बाद इंग बोलता है कि बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तुम कैसी हो, क्या सब कुछ ठीक है। मिंजू बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है, तुम बताओ तुम कैसे हो। उसके बाद वो बताती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत ढूंढ रहा था जब से तुम यहाँ संघाई छोड़ करके गए थे। मैंने सुना था कि तुम जेबेई गांव में रह रहे थे। तो इंग बोलता है कि हाँ मैं वहां रह रहा था। तो मिंजू बोलती है हमने कुछ साथी लोग को भी वहां पर भेजा था तुम्हें सर्च करने के लिए, बट तुम वहां से तब तक निकल चुके थे। तो इंग बताता है कि हाँ मैं नॉर्थ वेस्ट के साइड रह रहा था, उस टाइम मेरे जिंदगी का सबसे खराब दिन चल रहा था, कुछ भी हो जाए मैं अपना गोल फिर भी फाइंड नहीं कर पाया। उसके बाद मिंजू बोलती है लगता है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे, तुम बहुत परफेक्ट दिख रहे हो, बहुत ज्यादा हैप्पी भी दिख रहे हो, मैं तुम्हारे साइड में नहीं हूँ तो तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। तो इंग बोलता है तो ये अच्छी बात है ना, तुम्हारे पास मेरा भाई है और मेरे पास मेरी लाइफ है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जितना भी पास्ट है वो सब हम लोग भूल जाए और तुम मेरे भाई के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं चाहता हूँ तुम और मेरे भाई बहुत ज्यादा खुश रहो और तुम मेरे भाई को बहुत ज्यादा प्यार करो कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम लोग जल्दी शादी कर लो, मैं तुम लोग को अपनी ब्लेसिंग्स दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदा राइची जो अंगूठी पहने रहता है जिसमें जिन की फोटो रहती है वो उसको देख रहा होता है। तभी वहां पे उससे वो जापानीज लड़की मिलने आती है। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर तुम मुझसे मिलने आओगी तो तुम्हें पहले मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तभी उसके टीचर वहां पर आते हैं, माइदा राइची का जो जापानीज लोग का हेड रहता है, बोलता है कि मुझे तुम्हें ढूंढना होगा तो क्या मुझे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो खड़ा हो जाता है, डर जाता है, बोलता है कि नहीं टीचर ऐसा नहीं है। उसके बाद उसका टीचर जो है माइदा राइची को मारता है तो वो नीचे बैठ जाता है। उसके बाद उसके टीचर बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा। उसके बाद उसके टीचर बोलता है कि तुमने जीन को मारा क्यों नहीं, मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए बोला था। वो जो लड़की है वो यांगजी नहीं है, मतलब उसके पास्ट की जो गर्लफ्रेंड रहती है जो बिल्कुल जीन की तरह दिखती है। उसके बाद उसका टीचर बोलता है कि वो चाइनीज है, वो जापानीज नहीं है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? ये सब बस तुम्हारा सोच है। यांगजी मर चुकी है और उसे तुमने ही मारा है अपने हाथों से, क्या तुम्हें याद नहीं, तुम भूल गए? उसके बाद उसका टीचर बोलता है कि ठीक है अगर तुम उसे नहीं मार पाते हो तो मैं मारूंगा उस लड़की को। उसके बाद हमें सीन में दिखाया देता है कि पूरे चाइना में चावल का जो दाम रहता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो सभी को आकर के बोलते हैं कि इतना ज्यादा प्राइस तुमने क्यों बढ़ा दिया है चावल का, हम लोग खाना कैसे खाएंगे। तो जो दुकानदार रहता है वो बोलता है कि आज लेना है तो ले लो, कल इसके दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद सभी लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि वो लोग क्या खाना खाएंगे। तभी यहाँ पर शिहाओ आकर के बताता है यही चीज जुओ को कि राइस का बहुत शॉर्टेज हो गया पूरे चाइना में और उसका दाम आसमान छू रहा है, क्या हम कुछ रिजर्व करके रख ले अपने लिए। जुओ बोलता है कि मैंने ऑलरेडी अपने साथी लोग को बोल दिया है कि राइस को इम्पोर्ट करवाने और वो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। उसके बाद वो बताता है कि बाहर बहुत ज्यादा फाइटिंग चल रही है इस चीज के लिए और राइस का बिजनेस भी बहुत खराब हो चुका है, हमें कुछ करना होगा। तो जुओ बोलता है कि ये किसी का चाल होगा राइस का प्राइस बढ़ाने के लिए ताकि वो मुझसे वॉर करे, जरूर कोई वॉर करने के लिए ऐसे कर रहा है, कोई फाइनेंशियल आदमी भी इसमें मिला हुआ है और बाहर के जितने भी लोग हैं वो अब चावल नहीं खरीद पा रहे, वो लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसे करके शिहाओ से बताता है। उसके बाद वो बोलता है अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहां पर तांघाई आता है और उसे बताता है कि बाहर बहुत सारे भिखारी आए हुए हैं और जो जीन है उन लोगों को चावल दे रही है, अगर वो इसी तरह उन लोगों को चावल दे दी तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा।
रहेगा और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। अगर वो इसी तरह करेगी तो हम क्या करेंगे? आप प्लीज उन्हें जाकर के समझाओ। जितने भी चाइना में लोग हैं सब यहाँ पर आ जाएंगे चावल लेने के लिए। तभी वहां पर जीन जो है सभी लोगों को चावल दे रही होती है। तभी जुओ और जीन बैठ करके बातें करते हैं। तो जुओ से बोलता है कि तुम जो भी कुछ कर रही हो मैं उसमें तुम्हारा सपोर्ट करूंगा और मैं ऑलरेडी बहुत सारा राइस ला चुका हूँ। तुम्हें जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम कर दो, भले ही चाहे वो ओल्ड लोग हो, यंग हो, बच्चे हो, तुम सबको चावल दे सकती हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदा रैची का टीचर जो है वो भी वहां पर आता है जहाँ जीन चावल दे रही होती है। तो वो उसे देखता है क्योंकि वो उसे मारने का प्लान बनाता है और बाहर जुओ और सारे उसके साथी लोग भी खड़े रहते हैं। तभी जुओ देखता है माइदा रैची जैसा कोई है तो जीन उसे देखने जाती है। तो जुओ बोलता है कि तुम रहने दो, तुम चावल दो, मैं देखता हूँ। एक्चुअली में वो माइदा रैची नहीं रहता है, वो उसके टीचर का प्लान रहता है कि जुओ और उसके सारे साथी उधर जाएंगे माइदा रैची को पकड़ने के लिए और इधर वो जीन को मार सकेगा। तभी वो जुओ जो है उस माइदा रैची जैसे दिखने वाला आदमी के पीछे जाता है और इधर जो है सीहा सारे जापानीज से फाइट करता है और यहाँ पर जुओ जो है वो माइदा रैची के पीछे जाता है और इधर उसका टीचर जाता है और जीन को वहां से किडनैप कर लेता है और इधर जुओ जो है वो माइदा रैची को तलवार से मारता है तो वो नीचे गिर जाता है। तो जैसे ही वो नीचे गिरता है जुओ देख के शॉक्ड हो जाता है कि वो माइदा रैची नहीं है और इधर जो माइदा रैची है वो जीन को किडनैप करके इधर ले आता है। उसके बाद वो बोलता है योको तुम कैसी हो? तो जीन बोलती है कि मैं योको नहीं हूँ, मैं जीन हूँ। तो माइदा रैची बोलता है कि नहीं तुम योको हो। उसके बाद वो उसे अपना अंगूठी दिखाता है जिसमें उसकी फोटो रहती है और बोलता है कि ये तुम हो, तुम्हारा नाम ओनो योको है, तुम एक जापानीज हो, तुम चाइनीज नहीं हो और 10 साल हो गए हैं। फिर वो उससे अपना और उसका स्टोरी बताता है और बोलता है कि 10 साल पहले हम लोग एक पेड़ के नीचे मिले थे और उस टाइम मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और वो इस तरह से उन लोग दोनों का लव स्टोरी बताता है। उसके बाद वो बोलता है कि मेरा वो जो मोमेंट था लाइफ का वो सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। हम लोग दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी था। उसके बाद वो बोलता है कि हम दोनों ने किस भी किया था और हम लोग दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी भी थे साथ में, बट मैं एक गरीब लड़का था और तुम्हारे पापा एक जनरल थे तो वो हम लोग दोनों के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो मुझे मारना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम लोग दोनों साथ में रहे और उन्होंने ही मुझे और तुम्हें अलग किया। उसके बाद वो बताता है कि उसके पापा के कुछ जो साथी लोग थे वो जीन को लेकर के वहां से चले जाते हैं और उसे मारते हैं माइदा रैची को और बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें फिर से अपनी बेटी के साथ देखूंगा तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। उसके बाद वो बताता है इस हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम जापान छोड़ करके चले जाएंगे, हम कहीं ऐसी जगह पे रहेंगे जहां हमें कोई खोज ना पाए। बट एक दिन जब हम दोनों जा रहे थे तभी कुछ लोगों ने हमें ढूंढ लिया और वो हमारे पीछे पड़ गए और वो मुझे मारना चाह रहे थे, बट तुम बीच में आ गई और तुम्हें गोली लग गई और तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर ना जाऊं क्योंकि तुम्हें उस गोली से बहुत दर्द हो रहा था, तो तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूं और इस तरह से हमारा रिलेशन खत्म हो गया। बट तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे पास वापस आओगे और देखो तुम आज वापस आ गई हो, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। तुम्हें नहीं लगता कि ये गॉड की इच्छा है कि हम लोग दोनों साथ में रहे, ये डेस्टिनी है हमारा? उसके बाद वो बोलता है कि और देखो किस्मत का चक्का ऐसा घूमा, तुमने जिन जियान में जन्म लिया और मैंने तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि तुम योको हो, उस टाइम मैं तुमसे उतना क्लोज भी नहीं था। उसके बाद जीन बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने मेरे मम्मी पापा को मारा है? ये सुन के जीन शॉक्ड हो जाती है। तो माइदा रैची बोलता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं मारा है, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें मुझसे मिलाया, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? उन्होंने वर्ल्ड में तुम्हें वापस भेजा हो, मैंने उन्हें नहीं मारा है। उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी यहीं पर। तो जीन गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और उसके गाल पर हाथ देता है। तो जीन उसका हाथ में काट देती है और बोलती है कि तुम पागल हो, एक नंबर के पागल इंसान। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ जुओं से प्यार करती हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि तुमने मेरे मम्मी पापा को मारा है, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। उसके बाद वो बोलता है कि मैं वेट करूंगा और मैं बिलीव करता हूँ तुम मेरे पास वापस आ जाओगी, मैं जानता हूँ तुम मेरे पास वापस आओगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिन का टाइम देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि सीहा और तंघाई करके बोलता है कि हमने पूरे संघाई में ढूंढ लिया है, हमें जिन कहीं नहीं मिल रही है और उनका कुछ निशान भी नहीं मिल रहा है। तो जुओ बोलता है कि जिन इस तरह से गायब हुई है, इसका जरूर माइदा रैची के साथ कुछ कनेक्शन है। संघाई के सारे जापानीज शॉप को बंद कर दो और सारे सील कर दो, मुझे जापानीज का एक भी सामान नहीं चाहिए और अगर हम जिन को नहीं ढूंढ पाए तो मैं किसी भी जापानीज को एक खाना तक खाने नहीं दूंगा संघाई में। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो जापानीज लड़की आती है माइदा रैची के पास और बोलती है कि टीचर बिना बोले कहाँ चले गए, हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो वो बोलता है कि टीचर किसी अर्जेंट काम पर गए हैं और वो किसी को बताना नहीं चाहते थे, इसलिए वो सीक्रेटली गए हैं। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। तो माइदा रैची गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि टीचर को भी तुम्हें बताकर जाना पड़ेगा क्या? उसके बाद वो बोलता है कि ये सब छोड़ो और जाओ यांगजी को लेकर के आओ। यांगजी मतलब कि मिंगजू। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंगजू एक शॉप पर जाती है जहाँ पर वो बहुत सारे बैंगल्स देख रही होती है
जो उसे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तभी वो जापानीज लड़की आती है और उसे इशारे से अपने कार के पास बुलाती है। तो मिंजू उस कार के पास जाती है, तो वो जैसे ही उस कार में बैठती है वो लड़की उसकी आंखों पर पट्टी करने जाती है। तो मिंजू बोलती है कि ये सब क्या है, मैं ये अलाउ नहीं करूंगी, इसका मतलब क्या है। तो वो बोलती है जापानीज लड़की कि माइदाराची नहीं चाहते हैं कि वो जहाँ पर रह रहे हो उसका लोकेशन किसी को पता चले, इसलिए तुम्हें आंखों में पट्टी बांधनी होगी। उसके बाद वो आंखों में पट्टी बांध लेती है और फिर वो माइदाराची के घर के पास पहुंच जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था, उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के